कल हम लोगों ने जो क्लास की थी उस क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकते हैं इस टॉपिक पे बात की थी। याद होगा तुमको। तो कल की क्लास में मैंने तुमको जैसा बताया था कि आप लोगों के पास जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस में, वो भी हम लोग स्पेसिफिकली चैप्टर तो केमिकल रिएक्शंस का ही पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगी कि अब मैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रही हूँ। ये आप तुम लोगों को समझना है। तो हमने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, किसकी? केमिकल रिएक्शंस की। तो टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी गई थी कल की क्लास में? 5। याद होगा तुमको कि ऐसी कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़े थे कल वो ये थी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई क्या हो रही हो, गैस इवॉल्व हो रही हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये पढ़ी थी कि हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान पीपीटी फॉर्म हो रहा हो, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये आप लोगों की एक सेकेंड प्रॉपर्टी हो सकती है। तीसरा हो सकता है स्टेट में आपको कोई ना कोई चेंज दिख रहा हो, है ना। चौथा हो सकता है आपको कलर में कोई ना कोई चेंज दिख रहा हो, यानी कि आपका ओल्ड सब्सटेंस अलग कलर का है और आपका जो न्यू सब्सटेंस है वो अलग कलर का है। और एक हमने 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बोलो क्या? चेंज इन टेम्परेचर, कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में क्या हो गया होगा? चेंज क्रिएट हो गया होगा। ये तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, इसमें से हमारा कंसर्न फिलहाल आज की क्लास में चेंज इन टेम्परेचर वाली प्रॉपर्टी के प्रति है। हम इस पे फोकस करेंगे पूरी तरीके से। अच्छा, अब जैसे चेंज इन टेम्परेचर क्या? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब, मान के चलो ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर फिलहाल अभी कितना है आप लोगों का? x डिग्री सेल्सियस। अब कुछ ऐसा हुआ कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस x से बढ़ गया, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो नया वाला आपका सब्सटेंस बना, मतलब जो रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन में जो आपकी ये बॉडी थी या जो भी नया वाला सब्सटेंस था, अगर मैं उसका टेम्परेचर अभी काउंट करने जाऊं तो उसका जो टेम्परेचर है वो आपके ओरिजिनल वाले के कंपेयर में, ठीक है, ओरिजिनल वाले के कंपेयर में, या फिर मैं किसके कंपेयर में बोलूं? ओल्डर वाले के कंपेयर में, उसके कंपेयर में क्या हो गया? बढ़ गया। मान लेते हैं x + 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैडम आपने 20 क्यों लिखा? ऐसे ही, तुम चाहो तो 200 लिख लो, तुम चाहो तो 2 लाख लिख लो, तुम चाहो तो 2 लिख लो, कि तुम चाहो तो 2.5 लिख लो, जो तुम्हें लिखना है। बट इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना कि पहले के कंपेयर में अब टेम्परेचर क्या हो चुका है? उससे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने x में कुछ क्वांटिटी क्या की है? ऐड की है ना। अगर x में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, इट मीन्स दैट कि जब हम लोग खुद को यहाँ से यहाँ ये लेकर गए होंगे तो इस प्रोसेस के दौरान वहाँ पे टेम्परेचर, बोलो क्या हुआ है? टेम्परेचर वहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं बातचीत करूँ आपके एक दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो ओरिजिनल बॉडी है, उस ओरिजिनल बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो आप लोगों की ओरिजिनल बॉडी है, अगर मैं उस ओरिजिनल बॉडी के रिस्पेक्ट में जाऊँ तो जो नया सब्सटेंस बना होगा, मे बी, है ना, हम लोग नया सब्सटेंस आपका जो बना गया होगा, उस नए सब्सटेंस का जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो हमने ये देखा कि उस नए सब्सटेंस का टेम्परेचर है, मान लेते हैं x - 20, ठीक है। कितना है? मान लेते हैं उसका टेम्परेचर x - 20। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल के कंपेयर में जब हम न्यू वाले को देख रहे हैं तो क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप x में से क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर x की वैल्यू क्या है ये मत सोचो, x की वैल्यू कुछ भी होगी, है ना। मान लो x की वैल्यू 100 है, तो 100 में से अगर तुम 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो 80 आएगी, यानी कि 100 से तो कम ही आएगी ना। 100 से ज़्यादा तो नहीं आ सकती, या तो 100 भी नहीं आ सकती, क्योंकि आप उस x में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो सिंस यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन फ्रॉम x, तो इसका मतलब जो नई वैल्यू आई है वो आप लोगों की क्या आई है? नई सब्सटेंस की। उसमें आप ये देख रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। तो जब भी हम बातचीत करते हैं टेम्परेचर के चेंज होने की, तो जब भी हम बात करते हैं टेम्परेचर के चेंज होने की, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहला,
हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो और हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हो। आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? अभी जैसे गर्मी का सीज़न है, राइट, बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है? क्योंकि तुम्हें गर्म फील होता है। तो अगर आप किसी रिएक्शन को किसी कंटेनर में करा रहे हो और अगर मैं कह रही हूँ कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपकी रिएक्शन होने के दौरान उसका जो कंटेनर है वो बहुत गर्म हो गया, एकदम खतरनाक गर्म हो गया, ठीक है, आप पहले के कंपेयर में ज़्यादा गर्म हो गया, पहले मान लो नॉर्मल था और अब मान लो गर्म हो गया, तो आपको पता चल जाएगा ना कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ऐसे, राइट। और मान लेते कभी कभी कोई रिएक्शंस पता है ऐसी होती हैं कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, मतलब अगर आप टच करोगे तो हो सकता है हाथ वाथ जल जाए, तो टच करके देखना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो क्या करें, हम थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि पहले इतना टेम्परेचर था, अब कितना टेम्परेचर है। तो थर्मामीटर से हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितने से इंक्रीज हुआ है ना, या डिक्रीज हुआ। तो ऐसे में आप डिटेक्ट तो कर सकते हो, या तो टच करके पता कर लो या तो थर्मामीटर लगा के पता कर लो कि टेम्परेचर पहले के मुकाबले, ओल्डर सब्सटेंस के मुकाबले इंक्रीज हो रहा है कि ओल्डर सब्सटेंस के मुकाबले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, लेकिन इतनी तो हमारे अंदर बेसिक अक्ल है जो हम बता सके कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट आप लोगों का क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। मतलब जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो वो कंटेनर गर्म हो जाता है। और जब जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से आप लोगों का, जैसे बाहर मान लेते टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो ठंडी आ जाएगी, और अगर ठंडी आ गई, बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो तुम्हें ठंडी लगेगी। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमको क्या फील होता है, हमें कोल्ड फील होता है ना। तो इसी तरीके से रिएक्शन में भी होता होगा कि अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जिस कंटेनर में वो रिएक्शन हो रही है, अगर आप उस कंटेनर को जाके टच करोगे ना तो आपको वो कंटेनर ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसा सही में होता है। हम लोग जब लैब्स में काम करते हैं तो कैसा होता है, केमिस्ट्री लैब में सिट अलाउड नहीं होता, मतलब आप बैठ नहीं सकते, वहाँ स्टूल्स वगैरह रहती नहीं है कि आप प्रैक्टिकल चल रहा है फिजिक्स लैब के जैसे वहाँ मस्त बैठ के, या बायोलॉजी लैब के जैसे आप काम करो, वहाँ स्टूल्स नहीं होते, ठीक है, आपको खड़ा रहना पड़ता है। ऊपर से जितने भी स्टूडेंट उस पर्टिकुलर लैब में काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लैब्स की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की तो कम से कम होती है, हर स्टूडेंट के डेस्क पे एक बर्नर जल रहा होता है, तो वो इतने सारे बर्नर जल रहे हैं, है ना, कुछ गैसेस निकल रही हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी आप केसेस ले सकते हो। तो गर्म बहुत ज़्यादा होता है, क्या करें, पंखे नहीं रहते, पंखे एसी कुछ नहीं रहते केमिस्ट्री लैब में, आपको वैसे ही काम करना रहता है। तो अब ऐसे केस में हमको क्या करते हैं, हम लोग, हमारे लैब में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत मज़ा भी आता है इस चीज़ को करने में। आप टेस्ट ट्यूब लो, आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या करो, आपका सोडियम नाइट्रेट और या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड आप ले लो। उस कंपाउंड में हम लोग पानी मिक्स करते हैं, और पानी मिक्स करने के बाद तुम अगर उस टेस्ट ट्यूब को जैसे ही पानी मिक्स करते हो, जैसे ही वो सोडियम नाइट्रेट और पानी के बीच में रिएक्शन होती है, वो टेस्ट ट्यूब एकदम बर्फ़ के जैसी ठंडी हो जाती है। फिर उसको जहाँ जहाँ पसीना आ रहा है वहाँ रखते जाओ और अपने आप को कोल्ड फील करवाओ। ये काम हम लोगों ने लैब में बहुत बार किया है। ये इवन अगर तुम लोगों का स्कूल में अगर करवाया जाए टीचर्स के द्वारा एक्टिविटी, तो ये स्कूल में भी किया जा सकता है। So whenever you touch a container in which reaction is carrying out, and if you feel that container is becoming hot from the original one, तो आप ये कहोगे कि टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज हुआ है। अगर वो कंटेनर टच करने पर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले वो कम गर्म है या फिर ठंडा हो गया है, तो आप कहोगे कि टेम्परेचर बोलो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो इन दिस मैनर यू कैन से दैट टेम्परेचर इज either increasing or decreasing by touching the container in which reaction is taking place. अब कई बार कैसा होता है, टच अलाउड नहीं होता, बल्कि तो हमें ज़्यादातर टाइम टच नहीं करना चाहिए, है ना, कल को पता चले कौन सा कैसा क्या केमिकल हो जाए तुम्हारे सामने, तो ऐसे में टच नहीं करना चाहिए। सो फॉर सेफ्टी रीजंस वी यूज थर्मामीटर। आप थर्मामीटर के थ्रू पता कर सकते हो, बट एक जानकारी तो होना ज़रूरी है ना कि हाँ करके एक में आपका टेम्परेचर हॉट हो जाता है
ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोगों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे ही रिएक्शंस जिनमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से उस पर्टिकुलर रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहा जाता है उन रिएक्शंस को, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं उन रिएक्शंस को, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ये तुम लोगों के पास एक पहला वर्ड आ गया तुम लोगों की लाइफ में, बताइए क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर कभी किसी भी रिएक्शन में क्या हो जाए, आपका नए सब्सटेंस बनने के बाद टेम्परेचर बोलो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर मैं रिएक्शंस को क्या करूँ, कैटेगराइज करूँ, तो रिएक्शंस दो पार्ट में क्लासिफाई की जाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी होती हैं आप लोगों की बोलो क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। किस में, कब, कहाँ, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, इस पे हम लोग बातचीत कर लिए। अब कैसा होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि रिएक्शन में टेम्परेचर आपका चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हर बार टेम्परेचर आपका चेंज होगा, ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बार टेम्परेचर क्यों चेंज होगा यार, हर बार ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ रिएक्शंस में इंक्रीज हो रहा हो सकता है कुछ रिएक्शंस में डिक्रीज हो रहा हो, बट हर बार इंक्रीज होगा, हर बार डिक्रीज होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्या नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। फिर अब मुझे बताइए, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हो सकती हैं जो एंडोथर्मिक भी नहीं है, ऐसी कुछ हो सकती हैं जो एक्सोथर्मिक भी नहीं है। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमको ये तो पता चल गया कि दो रिएक्शन से, एक एंडो और एक एक्सो। क्या यहाँ तक बातचीत क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम किस तरीके से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, जैसे कि तुमको दिख रहा है पहला कंटेनर, उस पहले कंटेनर के अंदर एक सोल्यूशन है। अब वो सोल्यूशन ऑब्वियस है कि 2 लोगों की, 3 लोगों के, 4 लोगों के, 5 लोगों के, 6 लोगों के रिएक्शन करने के बाद बना होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें एरो देखो, एरोज क्या दिख रही है वहां पे, एरोज आपको दिख रही है बाहर की तरफ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि उस कंटेनर ने जब अपना नया सब्सटेंस बनाया तो नया सब्सटेंस बनाते वक्त वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से इस तरीके से बोलो क्या कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है ना। इस तरीके से वो हीट को अपने अंदर से क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। अब देखो ध्यान से, तुम लोग घर में कूलर्स यूज करते हो, पंखे यूज करते हो, एसी यूज करते हो, है ना, ताकि आपका जो कमरा रहे वो ठंडा रहे। अब जैसे मान लेते हैं तुम एसी यूज कर लो, तो जिस कमरे में एसी लगा हुआ रहता है वो पर्टिकुलर कमरा आपका क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सही कह रही हूँ मैं? हाँ। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो उस एसी का एक आउटपुट यानी कि आउटडोर यूनिट भी होती है, जहाँ पे वो एसी का फैन घूम रहा होता है। अगर तुम जाके उस एसी के आउटडोर यूनिट के पास खड़े होगे तो इससे क्या समझ में आता है कि वो जो भी कमरे की हीट है वो बेसिकली क्या कर रहा है, उस कमरे की हीट को निकाल के जहाँ पे वो आउटडोर यूनिट लगी हुई है उस आउटडोर यूनिट के पास वो क्या कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो उस आउटडोर यूनिट के पास क्या कर रहा है, वो हीट को पर्टिकुलरली भेज रहा है। इसका मतलब जिस कमरे में एसी है वो कमरा तो ठंडा हो रहा है, ठीक है, कमरा खुद तो ठंडा हो रहा है, लेकिन वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है या जो बाहर का सराउंडिंग है उसको छोड़कर, है ना, उस सराउंडिंग को वो क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में सब कुछ ठंडा हो जाता है, आपका कंटेनर भी ठंडा हो जाता है, कंटेनर के आजू बाजू की जगह भी ठंडी हो जाती है, ऐसा नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में अगर मैं ये कह रही हूं कि आप लोगों का हॉट फील हो रहा है, तो हॉट कौन फील होता है, आप लोगों का कंटेनर आपको हॉट फील होता है। अगर मैं बात करूं कि कौन हॉट फील होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो कंटेनर खुद मतलब छूने में कैसा लगता है, हॉट लगता है। तो इसका क्या मतलब है, कंटेनर हॉट लग रहा है मतलब कंटेनर को जरूर कहीं ना कहीं से हीट मिली होगी, है ना, कंटेनर को कहीं ना कहीं से क्या मिली होगी, हीट मिली होगी। तो कंटेनर को अगर हीट मिली है तो इट मीन्स दैट कि कंटेनर ने बोलो क्या किया होगा, कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसने, लिक्विड ने क्या किया होगा, उस लिक्विड ने
अपने अंदर में जो भी उसकी खुद की हीट थी, उस लिक्विड ने अपनी हीट निकाली, उस पर्टिकुलर लिक्विड ने अपनी हीट निकाल के किसको दे दी, कंटेनर को दे दी कि जा भाई कंटेनर तू क्या कर ले, हीट लेकर जा। तो लिक्विड खुद क्या हो गया होगा, अपनी हीट कम कर चुका है, तो वो खुद क्या हो गया होगा, कूल। लेकिन कंटेनर को क्या कर दिया होगा उसने, हॉट। और हम लोग किसको टच करते हैं, हम तो कंटेनर को टच करते हैं, इसीलिए हमें कंटेनर कैसा लगता है आप लोगों का, हॉट लगता है। तो बेसिकली इफ समबडी वुड आस्क यू कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप एक ऐसी रिएक्शन को कहोगे जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है ना, हीट क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और उस बाहर निकलने वाली हीट की वजह से आपका कंटेनर क्या होता है, गर्म फील होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप लोगों की एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। बराबर, इवॉल्व हुई हीट, वही हीट किसको मिली, कंटेनर को मिली, और उसी हीट की वजह से आपका कंटेनर क्या हो गया, बताओ, गरम गरम हो गया, है ना। उसी कंटेनर की वजह से, उसी हीट की वजह से आपका कंटेनर कैसा हो गया, गरम गरम हो गया। अब बात आती है दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ देखो एक कंटेनर है, बट उस कंटेनर के पास जो एरोज दी हुई है, उन एरोज पे प्लीज फोकस करो, किस तरीके का है वो एरो। ये एरो आपको ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा है का क्या मतलब है मैडम, इसका मतलब ये है कि जिस सराउंडिंग में उस कंटेनर को रखा गया है, जिस सराउंडिंग में उस कंटेनर को रखा गया है, उस सराउंडिंग से वो क्या कर रहा है, सारी की सारी हीट एनर्जी अपने अंदर ले रहा है। जस्ट लाइक ठंडी के सीजन में क्या हो जाता है, ठंडी के सीजन में बोलो क्या होता है, आप लोग अगर कोई गर्म पानी भी रखते हो तो वो ठंडा हो जाता है। बराबर, क्यों, क्योंकि जो भी हीट थी वो निकाल निकाल के किसको दे देता है, बाहर सराउंडिंग को दे देता है, और वो खुद ठंडा हो जाता है। तो बाजू में अभी क्या दिख रहा है कि हीट अंदर आ रही है, यानी कि अगर तुम एक पानी लो और अभी गर्मी के सीजन में जाके उस पानी को छत पे रख दो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप लोगों का वो पानी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आजू बाजू, ठीक है, आजू बाजू आप लोगों की बोलो क्या दिख रही है, जो भी हीट होगी एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर वाली हीट को बोलो वो क्या कर रहा होगा, उस आजू बाजू वाली एटमॉस्फेयर वाली हीट को वो क्या कर रहा होगा, अपने अंदर ले रहा होगा। उसने एटमॉस्फेयर से बोलो क्या किया, उसने एटमॉस्फेयर से बोलो क्या किया, उसने एटमॉस्फेयर से हीट अंदर ले ली, उसने एटमॉस्फेयर से बोलो क्या किया, हीट अंदर ले ली, है ना, उसने एटमॉस्फेयर से हीट क्या कर ली, अंदर ले ली। तो इसका मतलब उसने हीट ली, उसने हीट ली, ठीक है, उसने क्या की, हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की। तो ऐसे केस में जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, जब हीट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब हीट दिए नहीं रहा है बल्कि हीट मांग रहा है कि लाओ 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 करके करके मेरे को हीट दे दो, हीट दे दो, हीट दे दो, लोगों से वो हीट मांग रहा है ना, वो लोगों से हीट मांग रहा है। तो अभी लोग यानी कि कौन, कंटेनर, क्योंकि कंटेनर सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो वो सराउंडिंग से हीट कौन लेगा, कंटेनर लेगा, है ना। सराउंडिंग से हीट मांगने का काम कौन करेगा, कंटेनर करेगा। तो बेसिकली सराउंडिंग अपनी हीट एनर्जी किसको दे रही है, कंटेनर को दे रही है, और कंटेनर फिर ये हीट किसको दे रहा है, इस सोल्यूशन को दे रहा है। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता था, सोल्यूशन अपनी हीट कंटेनर को देता था, और कंटेनर फिर यही हीट निकाल के सराउंडिंग को दे देता था। तो यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, सोल्यूशन हीट को इवॉल्व करता है, सोल्यूशन मतलब उसके अंदर जो भी सब्सटेंस रखा है, और एंडोथर्मिक में वही, ठीक है, बताओ आप लोगों का क्या होता है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का एंडोथर्मिक और आप लोगों के एक्सोथर्मिक क्या करते हैं, रिएक्शंस को बोलो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा सोल्यूशन अपनी हीट निकाल कर किसको दे रहा है, कंटेनर को देता है ना। सोल्यूशन अपनी हीट निकाल के किसको दे रहा है, वो किसको दे रहा है, वो दे रहा है कंटेनर को। क्योंकि वो कंटेनर को दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंटेनर आप लोगों का क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, क्योंकि कंटेनर को क्या मिलती है, हीट मिलती है, इसीलिए कंटेनर हॉट हो जाता है। बट अगर मैं बाजू वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो बाजू वाले एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है तुम लोगों को,
कि कंटेनर के अंदर जो भी हीट थी, है ना, वो कंटेनर के अंदर जो भी हीट थी वो हीट निकाल ली गई, बराबर। कंटेनर के अंदर जो भी हीट थी वो हीट निकाल ली गई, और इस हीट को निकाल के तुमने क्या किया, उस पर्टिकुलर हीट को निकाल के तुमने क्या किया, उस हीट को निकाल के तुमने किसको दे दिया, सोल्यूशन को दे दिया। तो इनडायरेक्टली कंटेनर के पास की हीट क्या हो गई, चली गई। और जब किसी के पास से हीट चली जाती है, तुम्हारे रूम की सारी हीट एसी निकाल देता है, तो तुम्हारा रूम क्या हो जाता है, ठंडा। तो इसीलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हम लोगों को कंटेनर कैसा लगता है, कोल्ड लगता है। कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को पता है, डाउट होता है कि मैडम अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब हीट एब्जॉर्ब करना है, तो हीट एब्जॉर्ब करने से तो फिर गर्म होना चाहिए, आप ठंडा क्यों बोल रहे हो, या ठंडा क्यों कहते हैं। तो भाई हम सोल्यूशन की नजर से ठंडा या गर्म नहीं कह रहे, हम ठंडा या गर्म उसको कंटेनर की नजर से कह रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको कभी भी किसी भी केमिकल्स को हाथ डाल के टच नहीं करना है। केमिकल्स खतरनाक हो सकते हैं, आपका हाथ वगैरह जल सकता है, आप कभी उनको टच नहीं कर सकते, डायरेक्टली सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। क्या करते हैं हम, जिस कंटेनर में वो रिएक्शन होती है ना, उस कंटेनर को टच करते हैं। तो ये जो वर्ड होता है हॉट लग रहा है, या फिर जो ये वर्ड होता है कोल्ड लग रहा है, ये किसके रेफरेंस में लिया जाता है, ये रेफरेंस में लिया जाता है किस चीज के, कंटेनर के रेफरेंस में लिया जाता है कि आपका कंटेनर हॉट है कि नहीं, कि आपका कंटेनर कूल है कि नहीं। अब क्योंकि कंटेनर ने सेकंड केस में हीट दे दी, किसको दे दी, सोल्यूशन को दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि सोल्यूशन बोल रहा था भैया मैं तो एंडोथर्मिक हूं, मुझको तो हीट होना, इसीलिए उसने दे दी, बराबर। इसीलिए उसने क्या कर दी, हीट दे दी। और क्योंकि जब वो हीट दे रहा है, सो देयरफॉर दीज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज विच टाइप ऑफ रिएक्शंस, आप लोगों की एंडोथर्मिक एज वेल एज कंटेनर बिकम कूल। और हमें कंटेनर कैसा लगेगा, एकदम ठंडा ठंडा लगेगा आपको, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, है ना। और एक्सो मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक में जो कंटेनर होता है वो कूल हो जाता है, और एक्सोथर्मिक में जो कंटेनर होता है जिसमें रिएक्शन हो रही है वो कंटेनर गर्म हो जाता है। क्या ये दो पॉइंट क्लियर है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस बिटवीन के, हाँ ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अभी आगे मूव करते हैं। वैसे एक पॉइंट मुझे और बताना है, बट वो मैं एकदम एंडिंग में बताऊंगी, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, वो आप लोगों को हायर स्टैंडर्ड यानी कि 11th में यूज आएगा, अभी उतना नहीं आएगा। फिलहाल अभी जो सिलेबस का है पहले वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स। क्या हमारी डे टू डे लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या हमारी डे टू डे लाइफ में कोई एंडोथर्मिक रिएक्शंस है क्या। देखो अभी तो तुमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, जैसे जैसे तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे और चैप्टर्स में पढ़ोगे, बहुत सारी रिएक्शंस के साथ तुम्हारा सामना होगा। तो ऐसे केस में तब हम लोग ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि किस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कह रहे हो, किस रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक कह रहे हो। बट अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की है, या फिर जो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे तुम्हें पता होना चाहिए, वो मैं बताती हूँ। हम लोगों ने बायोलॉजी से देखो अपनी शुरुआत की थी, ये तो तुम सब जानते ही हो। बायोलॉजी में हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं। पहली पढ़ी है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और दूसरी हमने पढ़ी है रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये तो मानते हो ना। अब अगर कोई तुमसे ये पूछे कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक है कि फोटोसिंथेसिस आप लोगों की एंडोथर्मिक है, मान लेते किसी ने तुम लोगों को ये पूछ लिया, रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है कि रेस्पिरेशन आप लोगों की एक्सोथर्मिक है। आपको किसी ने ये पूछ लिया डाइजेशन, जो पेट में डाइजेशन होता है, ये डाइजेशन कैसी रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे केमिकल रिएक्शन है। तो मैं बोलूंगी हाँ भाई केमिकल रिएक्शन तो है, बट ये आपकी एंडोथर्मिक है कि ये आप लोगों की एक्सोथर्मिक है। तो अभी हमने क्योंकि बायोलॉजी में आप लोगों की टोटल 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग इन 3 रिएक्शंस के ऊपर बातचीत करेंगे। बल्कि इन तीनों क्वेश्चन को एज अ गिव रीजन भी पूछा जा सकता है। पता है क्वेश्चन कैसा फ्रेम करेगा, व्हाट डू यू थिंक रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको पहले तो बताना पड़ेगा कि वो एंडो है कि एक्सो, और फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों। सिमिलरली रेस्पिरेशन को हटा के फोटोसिंथेसिस लगा दिया, फोटोसिंथेसिस को हटा के डाइजेशन लगा दिया,
कैसे भी वर्ड्स का उलट फेर आपके सामने करके क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो अभी मैं इस टॉपिक को समझा देती हूँ और फिर इनके आंसर्स किस तरीके से लिखेंगे प्रॉपर मैनर में वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। बताओ तो क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे हम लोगों की। हमारी ये बातचीत हो रही है कि आपकी जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, जैसे कि आप लोगों की रेस्पिरेशन प्रोसेस और जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस, इनमें से कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कौन सी प्रोसेस आप लोगों की एंडोथर्मिक है। तो देखो पहले मैं बातचीत करती हूँ रेस्पिरेशन के बारे में। तुम क्या जानते हो रेस्पिरेशन के बारे में। इफ समबडी वुड आस्क यू कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म रेस्पिरेशन, तो हम उसको ये कहेंगे कि मैडम देखिए इस पर्टिकुलर चीज को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आपके पास हम जो भी रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, जिन भी चीजों के अंदर कार्ब होता है, इनकी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लूकोज हमारे अलग अलग सेल्स में जाता है, सेल्स के पास O2 आती है। तो बेसिकली ग्लूकोज और O2 के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि ग्लूकोज और O2 मेरे कैसे सब्सटेंसेस हैं, ओल्डर सब्सटेंसेस है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। फिर जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन से CO2 बनता है, H2O बनता है ना। तो ये आप लोगों के कैसे सब्सटेंस है, न्यू सब्सटेंसेस है। लेकिन जब तुम्हें बायोलॉजी पढ़ाई थी तब तुम्हें ये बात भी बताई गई थी कि रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी में CO2 और H2O तो बनता ही है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो बनती है ATP। ATP इज व्हाट, एनर्जी। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। एनर्जी क्या कर रही है, आप लोगों की प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बेसिकली आप लोगों की हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मैं बोलूं तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर अभी अभी तुमको सिखाए हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस होती है, सो देयरफॉर उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसीलिए हमारी ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस में से अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि आपकी रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, सो आई विल से कि रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमसे 1 मार्क के MCQ में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और ऑप्शन दे देगा। तो कीप इन माइंड रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। या फिर आपको इस तरीके से पूछेगा 1 मार्क क्वेश्चन में कि रेस्पिरेशन इज एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक, तो आपको बताना होगा। या फिर इस तरीके से पूछेगा कि आइडेंटिफाई करो वो एक्सो है कि एंडो, और फिर जस्टिफाई करो, तो आपको जस्टिफाई करना होगा, है ना। तो किसी भी फॉर्मेट में पूछेगा। अब ये तो पता चल गया है कि रेस्पिरेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। अब कई बार ना स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वो तुम्हारे सामने ना थोड़ा सा नाटक करता है। नाटक कुछ इस प्रकार से, वो तुम लोगों को बोल देता है, जैसे कि तुम जानते हो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आप लोगों का कौन सा वाला रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब वो तुमसे पूछता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन एंडो है कि एक्सो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंडो है कि एक्सो। अब इसमें कैसा है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, उनको ये पता तो होता है कि रेस्पिरेशन एक्सो है, लेकिन उनको लगता है कि यार इन्होंने, मैडम ने या सर ने एरोबिक के लिए अलग पूछ लिया, एनएरोबिक के लिए पूछ लिया, तो लोग पता है क्या करते हैं, एक को एक्सो कर देते हैं, एक को एंडो कर देते हैं। ऐसा मत करना। चाहे रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक हो या चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या चाहे रेस्पिरेशन एनएरोबिक हो, वो रहेगा हमेशा कैसा, थर्मिक, एक्सोथर्मिक। हमेशा वो रिएक्शन कैसी रहेगी, आपकी एक्सोथर्मिक ही रहेगी। क्या फर्क है एरोबिक और एनएरोबिक में? एरोबिक में 38 ATP बनती है और एनएरोबिक में 2 ATP बनती है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ना कि ATP कम बन रही है, ज्यादा बन रही है, लेकिन बन तो ATP रही है, बन तो एनर्जी रही है। तो ऐसे में ये दोनों ही एक्सोथर्मिक्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात में हम लोग बातचीत करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस कौन करवाते हैं? बायोलॉजी में पढ़े हो तुम लोगों ने, जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे हरे पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, है ना, सोलर एनर्जी की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, CO2 और वाटर की मदद से, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
अब तुम्हें क्या लगता है कि फोटोसिंथेसिस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए कि एंडो? तो अभी जैसे मैंने रेस्पिरेशन पे प्रवचन दिया कि क्योंकि रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन में आखिरी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्योंकि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि आपकी जो रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है वो कैसी होगी, एक एक्सो। अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के बारे में तुम्हें क्या लगता है कि फोटोसिंथेसिस को मुझे क्या कहना चाहिए? फोटोसिंथेसिस को मुझे एक्सो कहना चाहिए कि मुझे फोटोसिंथेसिस को एंडो कहना चाहिए? सो रट्टा मत मारो, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल चीज है, उसको दिमाग से समझो। फोटोसिंथेसिस में आखिर हो क्या रहा है? फोटोसिंथेसिस में होता ये है कि जो आपके प्लांट्स जो होते हैं उनमें वो लोग क्या करते हैं, सन एनर्जी को यानी कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं ना, हमने फोटोसिंथेसिस की पूरी स्टेप्स पढ़ी हुई है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो क्लोरोफिल होता है, उनका क्लोरोफिल सारी की सारी तुम्हारी सोलर एनर्जी को, सन एनर्जी को, सन से मिलने वाली हीट एनर्जी को वो अपने अंदर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर रख लेता है, ठीक है, कि चलो ये सन एनर्जी आ रही है, इस सन एनर्जी को मैं रख लेता हूँ। तो इसका मतलब खाना बनाने के लिए प्लांट क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है तुमको कि एनर्जी यूज कर रहा है, वो एनर्जी यूज कर रहा है ना, सन की एनर्जी यूज कर रहा है वो पूरी तरीके से, तुम्हें रिटर्न में वो फूड देता है, ठीक है, वो रिटर्न में तुम्हें क्या बना के देता है, फूड बना के देता है। लेकिन उस फूड को बनाने के लिए वो सोलर एनर्जी का क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप लोगों की जो लाइट एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी क्या होती है, आप यूज करते हो, लाइट एनर्जी को आप क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हम लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, आप लोगों का यूज करते हैं, उन पर्टिकुलर रिएक्शन को आप क्या कहते हो, बताओ। अभी ऊपर पढ़े हैं कि जब एनर्जी अंदर ली जाए, जब एनर्जी अंदर ली जाए तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, आप लोगों की एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। कैसी है, आप लोगों की एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो इसी तरीके से पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन है, राइट। अच्छा, अब तीसरी रिएक्शन जो हमने बायोलॉजी में पढ़ी थी, कौन सी थी तीसरी चीज, हमने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन तुम जानते हो क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो, उसको कोरिलेट करके पढ़ते जाओ। इससे क्या होता है, आप पीछे की चीजें भूलते भी नहीं हो और आपको समझ में आता है कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है। फिलहाल अभी बात करते हैं हम डाइजेशन की। तो देखो, एक बात याद रखना, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ डाइजेशन, है ना। जब हमने बायोलॉजी पढ़ा था तो वहां पे एक वर्ड और था, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो खाना बन जाता है, ऑलरेडी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको क्या करवाना, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना। तो मैं एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रही हूँ, डाइजेशन की। डाइजेशन यानी कि तुम्हारे को खाने को दिया गया चावल, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स था, उस कार्बोहाइड्रेट को तुमने यूज किया और उसको यूज करके तुम्हारी बॉडी के अंदर तुमने खाना भेजा। अब जब वो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा तो तुम्हारी बॉडी क्या उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। हम लोग ऑलरेडी इस बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ले चुके हैं, मैं वैसे इन शॉर्ट में बताऊंगी। ये चीज क्या करती है, हमारी बॉडी को काम दिया जाता है, हमारे स्टमक को, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को काम दिया जाता है कि जो भी खाना आप खा रहे हो, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करो, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करो। अगर आप प्रोटीन्स खा रहे हो तो प्रोटीन्स नहीं चलेंगे, प्रोटीन्स को ब्रेक करो, अमीनो एसिड्स में ब्रेक करो। अगर आप फैट्स खा रहे हो तो फैट्स नहीं चलेगा, फैट्स को ब्रेक करो, फैटी एसिड्स में ब्रेक करो। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को काम मिला होता है खाने को ब्रेक डाउन करने का। तो आपने जो भी खाना खा रहे हो, आप बेसिकली उस खाने को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, है ना। आप उस खाने को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। अभी आगे की जो केमिस्ट्री की तुम अभी क्लासेस पढ़ोगे
जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास जो केमिस्ट्री की थी, आई थिंक फर्स्ट क्लास हमने जो केमिस्ट्री की थी, उससे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो आगे जाके आप पढ़ोगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब आप फिलहाल अभी ऐसा याद रखो, चीजों को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, चीजों को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तो जब भी हम किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो आप जो डाइजेशन कर रहे हो, आप डाइजेशन में भी क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप ब्रेक डाउन ही तो कर रहे हो। किस चीज का ब्रेक डाउन कर रहे हो, आप ब्रेक डाउन कर रहे हो किस चीज का, फूड का, है ना, ब्रेक डाउन कर रहे हो फूड का। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ डाइजेशन एक प्रकार से आपकी कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ये कैसे नेचर की होती हैं, एक्सोथर्मिक। इसीलिए हमारा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन वाली प्रोसेस भी कैसी कहलाएगी, आप लोगों की एक्सोथर्मिक कहलाएगी। तो टोटल बायोलॉजी में हमने जो अभी तक 3 प्रोसेसेस पढ़ी थी, उन 3 प्रोसेसेस के बारे में हमने डिटेल बातचीत भी कर ली कि उनको एक्सो कहते हैं कि उनको एंडो कहते हैं। ये चीज मैं उस वक्त नहीं बता सकती थी क्योंकि उस वक्त अपन ने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ नहीं था, है ना, और अगर पहले केमिस्ट्री पढ़ लिया होता तो फिर मैं अभी बायोलॉजी की बातचीत नहीं कर रही होती। तो ऐसे में हमेशा कोरिलेट करके चलते जाओ। अच्छा, तो ये तो हो गए बायोलॉजी के टर्म्स में बातचीत। अब एक बातचीत और है केमिस्ट्री के टर्म्स में जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जो मैंने कल भी तुम लोगों को बताया है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। याद करो, मैंने चूना वाला आपको एक बताई थी रिएक्शन कि जब हम लोग ओल्डर डेज में अपने घरों की दीवारों में चूना पोतते थे तो जो चूना होता था, वो चूना वाली जो प्रोसेस होती थी वो कैसी होती थी आप लोगों की, हाईली एक्सोथर्मिक। जिस भी कंटेनर में चूने को डिसॉल्व किया जाता था ताकि इसको दीवारों में हम लगा सकें, वो कंटेनर काफी ज्यादा गर्म हो जाता था। इवन जो बाल्टी लोग यूज करते थे चूने को डिसॉल्व करने के लिए, वो होती तो लोहे की बाल्टी थी, बट वो भी कैसी हो जाती थी आप लोगों की, एकदम उसमें बड़े बड़े छेद आ जाते थे। तो एक और हम लोगों की केमिस्ट्री में बहुत ही फेमस रिएक्शन है आप लोगों की चूने वाली रिएक्शन, बराबर। ये जब हम चूने को डिसॉल्व करते हैं, बराबर, तो ये चूने वाली रिएक्शन आप लोगों की क्या हो जाती है, आपकी एक बहुत ज्यादा क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, बराबर। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बट मैं इस चूने को आप कहते क्या हो, ये चूना चूना मैं जो बोल रही हूँ, इस चूने को आप कहते क्या हो, मतलब हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस वाली जो ये रिएक्शन है इसमें आप साइंस के टर्म्स में चूने को क्या कहोगे, तो ये चूना आप लोगों का क्या कहलाएगा, तो अभी समझते हैं, ठीक है। तो देखो, चूने को हम लोग आपकी इंग्लिश भाषा में कहते हैं लाइम। इसका फॉर्मूला होता है CaO, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चूने में जब हम पानी डालते हैं, पानी यानी कि बोलो कौन, तुम्हारा वाटर, और वाटर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, H2O। तो जब ये चूना और पानी मिलकर क्या बनाते हैं, ये बस डिसॉल्व हो जाता है। जैसे अगर आपको नींबू शरबत बनाना है तो आप क्या करते हो, नींबू और पानी को मिक्स कर देते हो, शक्कर पानी को मिक्स कर देते हो, वैसे आपने मिक्स किया और कुछ नहीं किया है। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना, तो इनके मिक्स होने की वजह से बनता है CaOH, मतलब होल ट्वाइस 2। इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। 9th स्टैंडर्ड में अगर तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें तुम्हें आती होंगी, फॉर्मूला बनाना, नाम लिखना, है ना। और इसको एक और नाम दिया जाता है, बोलो क्या, स्लेक्ड लाइम। इसे क्या कहा जाता है, स्लेक्ड लाइम। तो जब आप चूने को पानी में मिलाते हो तो क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम, यानी कि क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस 2। इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, बताइए क्या होती है, रिलीज होती है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उन रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, पानी में चूना डालते हैं, वी आर एडिंग वाटर एंड लाइम, ठीक है, सॉरी गलत इंग्लिश हो गई, तो इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आप स्लेक्ड लाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो स्लेक्ड लाइम को प्रिपेयर करना क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्लेक्ड लाइम को प्रिपेयर करना एक्सोथर्मिक।
तो अभी जैसे मैंने तुम्हें, भले ही मैं टॉपिक तुम्हें एक्सोथर्मिक सिखा रही हूँ, बट पेपर में सवाल जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा पूछ ले डायरेक्ट। वो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि आप क्या करिए, 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे दीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो अभी जो तुम्हें पढ़ाया गया उनमें आप कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल दे देना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, हो जाएगा तुम्हारा काम। ठीक है, अच्छा। या फिर तुम्हें ऐसा पूछ सकता है 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे दीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, तो एंडोथर्मिक के 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे देना। वो मैं बताऊंगी एंडोथर्मिक के क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल सिर्फ एक्सो का बताया और उसमें एंडो तो एक ही आया है, वो भी कौन सा, फोटोसिंथेसिस। तो तुम फोटोसिंथेसिस का दे सकते हो। या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हें ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइन, है ना। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ स्लेक्ड लाइन आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, और फिर उसका सेकंड सब पार्ट क्रिएट किया जा सकता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लाइन, राइट डाउन द रिएक्शन, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये इस तरीके की बातचीत। तो जरूरी नहीं है कि आपको सवाल डायरेक्टली पूछा जाए। आपको अभी जो नोट्स में लिखाया गया एक एक वर्ड है, उससे किसी भी फॉर्मेट में सवाल फ्रेम करके दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा। तो ये तो पूरी बातचीत हो गई किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, कि अगर आप बातचीत कर रहे हो किसी चीज को डिकम्पोज करने की, तो वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। अभी क्या हमारे आजू बाजू एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं क्या, तो हाँ, हमारे आजू बाजू एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। बट कैसा है कि हम लोग ज्यादातर जो हमारा सिलेबस है ना, इस सिलेबस में हम लोगों को एक्सो ही मिलेगी। जैसे इसी सिलेबस में आगे तुम पढ़ोगे चैप्टर की एंडिंग में रस्टिंग, जिसको तुमने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा भी है कि हमारा जो क्या कहते हैं लोहा रहता है, लोहे को क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो वो जो जंग लगने वाली प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक होती है। ये बात अलग है कि उसके दौरान जो हीट एनर्जी निकलती है, वो हीट एनर्जी कम निकलती है, इतनी कम निकलती है कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम। बट रियलिटी में जब केमिस्ट्री तुम हायर स्टैंडर्ड की पढ़ोगे, कैलकुलेशंस की गई होंगी, तो उन कैलकुलेशंस में ये पता लगाया गया है कि रस्टिंग भी आप लोगों की कैसी प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर हम लोगों को क्या मिलेंगी, आप लोगों का क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मिलेंगी। अब एंडोथर्मिक में आप किसकी बातचीत कर रहे हो, तो एंडोथर्मिक का मतलब तो जैसे कि तुम जानते ही हो, एक ऐसी रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो कह रही है कि मुझे और हीट दो, मुझे और हीट दो, है ना, वो हीट लेना चाह रही है। ठीक है, वो कैसी चाह रही है, हीट लेना चाह रही है। अच्छा, तो ऐसे केस में अभी तुम लोग अभी केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे एक वर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये वर्ड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जब हम आगे रिएक्शंस को कैटेगराइज करेंगे और फर्दर पार्ट्स में, तो वहां पे एक वर्ड आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ऑलमोस्ट, अब मैं बार बार यहाँ पे वर्ड ऑलमोस्ट क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि कुछ रिएक्शंस तुम लोगों को ऐसी भी देखने को मिल सकती हैं जो डिकम्पोजिशन तो है, बट वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोगों की एंडोथर्मिक नहीं है। मैंने क्या कहा कि ऑलमोस्ट जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। इनको क्या चाहिए होती है, हीट एनर्जी चाहिए होती है। ये लोग हीट एनर्जी लेती हैं कि लाओ लाओ हमें हीट एनर्जी दो, फिर हम डिकम्पोज करेंगे। बट कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ रिएक्शंस आपकी डिकम्पोजिशन तो है लेकिन एंडोथर्मिक नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेरा वर्ड जो है वो कौन सा यूज किया गया है, जनरली वर्ड का मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रयोग किया। सो एक तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी थी कि फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें हम लोग जो हमारी सूर्य की जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली क्या करते हैं, आपका जो प्लांट है वो क्लोरोफिल उसका जो है वो यूज कर लेता है। तो दूसरी एग्जांपल क्या हो सकता है तुम लोगों के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये हो सकता है कि आप लोगों के पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हमने क्या नाम देके रखा है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस का नाम देके रखा है। तो अभी तक जितनी भी बातचीत की उसको एक जगह लिख लेते हैं। पहला हमने बात की रस्टिंग के बारे में, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये कैसी रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सो। ये सारे नोट्स ना अपनी कॉपी में बनाना,
ठीक है, तुम लोग अभी तक सिर्फ आंसर लिखते थे ना, अभी इसको भी लेकिन नोट्स में बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पार्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने अभी क्या बताई कि जो हम लोगों की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसको आप आगे पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री में, ये रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है आप लोगों की, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अच्छा, मैंने 1 मिनट ऊपर एक गड़बड़ कर दी, मैंने आई थिंक डाइजेशन को एक्सो कह दिया ना, सॉरी, डाइजेशन इज एंडो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, सो दैट विल बी एंडो ना, वो एंडो कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। एक मैंने तो एग्जाम्पल दिया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो सोडियम नाइट्रेट होता है या फिर आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जब इसको डिज़ोल्व करते हैं, किस में डिज़ोल्व करते हैं, आपके वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, वो एकदम खतरनाक ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन भी कैसी है आप लोगों की, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बराबर, ये भी आप लोगों की कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बराबर। अच्छा, अब उसके अलावा आपके घर में जो नमक पाया जाता है ना, वो नमक को अगर तुम क्या करो, पानी में डिज़ोल्व कर दो। अभी करके देख लेना, लेकिन कैसा होता है ये रिएक्शन, आप जनरली अपने हाथों से फील नहीं कर सकते। अगर आप इस NaCl को क्या करते हो, वाटर में डिज़ोल्व करते हो, तो NaCl का डिज़ोल्यूशन, ठीक है, वाटर में कैसी होती है, ये एक एंडोथर्मिक है। तुम बोलोगे अभी आज हम घर में करके देखेंगे, करके देख लेना, लेकिन कैसा है आप इसको फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके जितना ठंडा इसने प्रोड्यूस करना चाहिए, ये उतना ठंडा कर नहीं पाता है। तो इसीलिए, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली, मैंने कहा हायर क्लासेस में कैलकुलेशंस होती हैं, आप उन कैलकुलेशंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि वो एंडो है कि एक्सो, तो उन कैलकुलेशन से पता चला। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये कई बार MCQ में पूछा जाता है और हमें लगता है कि अरे घर में यूज होने वाले NaCl का एक्सो एंडो कैसे, नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं करके कि नहीं। ठीक है, इवन अभी तुम नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ोगे, एसिड को डिसॉल्व करना, है ना। एक आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड मतलब एकदम खतरनाक, जिसमें पानी की संख्या बहुत कम है, क्वांटिटी बहुत कम है। उसको जब आप वाटर ऐड करते हो, जब आप पानी एसिड में क्या करते हो, वाटर ऐड करते हो, या फिर जब आपके पास कोई बेस होता है। अब एसिड और बेस क्या होते हैं, ये सेकेंड चैप्टर के लिए छोड़ दो। तो जब भी आप एसिड में या बेस में पानी ऐड करते हो, तो बेसिकली उनको हम क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। जैसे घर में दूध आता है, तो दूध में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, तो हम बेसिकली दूध को क्या कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं। उसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं डाइल्यूट करना। तो वैसे ही हम लोग एसिड और बेस को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को डाइल्यूट करते हैं, तो उस दौरान भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस रिएक्शंस आर टर्म्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड्स को लेकर। लेकिन एसिड्स को भी आप जब करते हो ना, तो वो पर्टिकुलर एसिड या बेस को डिसॉल्व करना भी क्या कहलाती है, आप लोगों की एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ठीक है, इवन नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के पास एक और रिएक्शन आएगी, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप लोगों की कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो मेरे हिसाब से हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के ऊपर एक अच्छा खासा प्रवचन कर लिया है, काफी लंबा। अब मेरे हिसाब से तुम क्लियर हो कि एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं और एंडोथर्मिक किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक बार हम डिस्टिंग्विश के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभी पहला पॉइंट, अगर तुम्हें एक्सो और एंडो के बीच का डिस्टिंग्विश लिखने को कहा जाए तो पहली बात याद रखिएगा, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहोगे जिसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है वैसे वैसे हीट रिलीज होती जा रही है, तो उन्हें कहेंगे एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम किनको कहेंगे, हम उन रिएक्शंस को कहेंगे जिसमें एनर्जी क्या हो रही है या फिर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है ना। जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। वो बोल रहा है और हीट दो और हीट दो और हीट दो, यानी कि वो हीट लेना चाह रहा है। तो अभी इसी पॉइंट को अगर मैं इस थर्ड पॉइंट से रिलेट करूं, तो मैंने तुमसे क्या कहा, हीट वो लेना चाह रहा है कि और हीट दो मुझे, और हीट दो मुझे, और हीट दो। तो जो नया प्रोडक्ट जैसे जैसे बनता जा रहा है ना, वो हीट मांग रहा है, और हीट दो और हीट दो। तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हाट, रिएक्टेंट, एंडोथर्मिक में। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कैसा हो जाता है, पूरा उल्टा। उनके जो प्रोडक्ट हैं वो उनको हीट नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग बोलते हैं
हम अपने अंदर से हीट वापस लो, हमारे से अंदर से हीट लेकर चले जाओ। तो ऐसे केस में एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की जो हीट होती है वो रिएक्टेंट्स के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है। बाकी पॉइंट नंबर 2 तो देखो एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए तुम्हें वही लिखना है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने इतने सारे ऊपर एंडो एक्सो के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तुम्हें जो लिखना है वहां पे कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दो। और बाकी तो ये डायग्राम है जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुकी थी, ठीक है। तो ये पूरी बातचीत थी आप लोगों के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को लेकर, ठीक है। याद रखना मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, किसी भी एग्जाम्पल को वो क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है किस चीज का, आपका कि ये एक्सो है कि आप लोगों का ये एंडो है ना। तो ऐसे में आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हो सकता है आप लोगों को वो ये भी पूछा जा सकता है कि उसको जस्टिफाई करिए, ठीक है। अब वो आप क्या करिए, उसको जस्टिफाई करिए। तो आपको हो सकता है जस्टिफाई भी करना पड़ जाए कि अच्छा ये क्यों एंडो है या फिर ये क्यों आपकी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। क्या इतना तक ठीक है, ओके। अब इसके अलावा बस मैं तुम्हें एक आखिरी पॉइंट बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अब देखो वो पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ क्या लिखवाया कि डिकम्पोजिशन कैसी रिएक्शंस होती हैं, एंडो। मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रही थी, जनरली, ऑलमोस्ट, इसीलिए क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब हम लोग कोई रूल्स बनाते हैं कि अच्छा हाँ करके ये ऐसा रूल ऐसा है, तो होता क्या है कि जरूर कोई ना कोई उस रूल का एक्सेप्शन आपको मिल जाता है जो वो कह रहा है कि जा मैं तुम्हारे रूल को मैं ओबे नहीं करता। तो ऐसे केस में जैसे कि मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप लोगों की कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं। इसका मतलब वो बोलती हैं कि हमको हीट दो। लेकिन अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक तुम्हें एग्जांपल बताऊं ना, किस चीज का एग्जांपल, आप लोगों का जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि सूखी पत्तियां, उसकी जड़ें, उसकी घास, ये तो एनिमल वेस्ट यानी कि गाय का गोबर एक्सेट्रा थिंग्स, एनिमल वेस्ट। और अगर आप बात करो किस चीज की, आप प्लांट्स के वेस्ट की बात करो, या फिर मैं इसकी बात करूं कि हमारे किचन में जब हम लोग सब्जियों को छीलते हैं तो छीली हुई सब्जियों को जो उनके छिलके वगैरह होते हैं हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जब वो सड़ते हैं, है ना, जब वो सब्जी के छिलके आपके सड़ते हैं, तो जब वो सब्जियों के छिलके सड़ते हैं या फिर कोई एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट सड़ता है तो वो भी तो एक प्रकार का डिकम्पोजिशन ही हुआ ना। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन होता है, ये डिकम्पोजिशन आप लोगों का एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक है, जब हम लोग डिकम्पोजिशन वाला पर्टिकुलर रिएक्शन समझ रहे होंगे तब मैं बताऊंगी। लेकिन इसको याद रखना, इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है तो ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगा, बट नो, दिस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इस वीडियो को ओवर करते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या सीखा, देखो पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी प्रोसेसेस आप लोगों की एक्सोथर्मिक है। तो जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रही हूँ। जैसे मैंने क्या बताया, वाटर और अगर आप क्विक लाइम को मिक्स करो, अब लाइम बोलो कि उसको क्विक लाइम बोलो, बात एक ही है। यानी कि क्विक लाइम यानी कि कौन, CaO, उसमें आप किसको मिक्स कर रहे हो, वाटर को, यानी कि H2O। बोलो क्या बन जाएगा, CaOH2। बोलो कैसी रिएक्शन है ये, एक्सो की एंडो, अभी बताए थे, ये है एक्सो। तो यानी कि पहली वाली तो भैया एक्सो है, नो डाउट। अब देखो वो पूछ रहा है कि ऑप्शंस देखो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो 1 ऑप्शन तो एक्सोथर्मिक है, ये बात तो 100% सही है। तो आप चेक करिए 1 ऑप्शन कहाँ कहाँ है। ए वाले में भी देखो 1 ऑप्शन है और सी वाले में भी 1 ऑप्शन है, डी वाले में कोई भी 1 ऑप्शन नहीं है, तो काट दो। अगर 1 ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो उस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। अच्छा, 2 और 3 इसमें भी नहीं है तो इसको भी काट दो। अब जो भी आंसर होगा वो ए और सी में से ही होगा। अभी चेक करो, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम किसी भी एसिड में या बेस में पानी डालते हैं जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, वो प्रोसेस भी कैसी होती है, एक्सो। इसीलिए आपकी सेकेंड प्रोसेस भी कैसी है, एक्सो। तो सेकेंड ऑप्शन कहाँ है, ए वाले में। ए वाले में 1 भी है, ए वाले में 2 भी है। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, आप लोगों का एक्सोथर्मिक, ठीक है। बाकी जो दोनों हैं वो आपकी एंडोथर्मिक है।
बोल रहा है वाटर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा मतलब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जब तुम 9th क्लास में थे तुम्हें ये सिखाया गया होगा ना चैप्टर नंबर 1 में कि वाटर से अगर आप गैस जा रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी। आप हीट देते हो, अगर तुम्हें अपने घर में पानी गर्म करना है तो गैस ऑन करना पड़ेगा ना, बिना हीट दिए ना पानी गर्म होगा। सो जब हम हीट दे रहे हैं तो फिर ऐसे केस में तो मैम आपको इसको भी एक्सोथर्मिक कहना चाहिए, है ना? तुम्हें ही लगता है इसको भी एक्सोथर्मिक कहना चाहिए? हाँ, कहना तो चाहिए। फिर मैंने इसको एक्सोथर्मिक क्यों नहीं कहा, बताओ? इसको हम लोग एक्सोथर्मिक क्यों नहीं कह रहे? इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है हम लोगों का, ये पर्टिकुलर चीज, इसको हमने एक्सोथर्मिक क्यों नहीं कहा? तो देखो, ऐसा तुमको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है हम तो हीट दे रहे हैं। तो भाई हीट दे रहे हो, हीट देना यानी कि क्या? हीट देना यानी कि आप उसको बोल रहे हो कि जा हीट ले। हीट लेना यानी कि एंडोथर्मिक होता है महान इंसान, एक्सो नहीं। फिर सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से गैस में जाना, यानी कि आपको यहां पर भी क्या करनी है? हीट देनी है। और हीट देने को हम लोग क्या कहते हैं? एंडो कहते हैं। तो ये भी भैया एंडो होगी, ठीक है? ओके, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है? कल की क्लास जैसे आपको क्या बोला गया पहले ऑप्शन में, गैस सिलेंडर में हमने ऑक्सीजन गैस को भरा और बहुत प्रेशर लगा दिया। कैसा होता है जब भी आप किसी गैस को सिलेंडर में भरते हो तो आप उसको जनरली लिक्विड फॉर्म में भरते हो। तुम्हारे घर में जो सिलेंडर आता है ना उसके अंदर भी लिक्विड गैस होती है, जब वो बाहर निकलती है तब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो क्या उसको प्रेशर लगाने से वो क्या वो चेंज हो जाती है क्या? उसकी फॉर्मूला, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ नया बन जाता है क्या? नहीं, वो वही रहता है। यानी कि अगर आप किसी चीज को, ठीक है, अगर आप किसी चीज को प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर लगाने से क्या होता है? वो पर्टिकुलर चीज आप लोगों की चेंज नहीं होती। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक फिजिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बातचीत की गई है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। लिक्विफैक्शन ऑफ एयर का मतलब होता है कि अगर आपकी एयर गैस के फॉर्म में है तो आप उस एयर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो क्या यहाँ पे कुछ नया बन रहा है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये भी फिजिकल रिएक्शन हुई, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। देखिए, तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसको भी काट दो, ध्यान रखना। अच्छा, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश। तुम तो जानते हो कि अगर पेट्रोल को थोड़ी देर भी खुला रखा जाए तो पेट्रोल ऐसे उड़ जाता है। यानी कि पेट्रोल पहले कौन सी स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था। और अब पेट्रोल कौन सी स्टेट में चला गया? गैस वाली स्टेट में चला गया। तो लिक्विड से गैस गया, यानी कि क्या हुआ? अगेन उसकी स्टेट चेंज हुई। तो ये भी आपकी फिजिकल रिएक्शन हुई, ये केमिकल नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये नीचे वाला, ठीक है? अच्छा, इसकी लगे तो मैं रिएक्शन बता देती हूँ तुमको। अभी आगे तुम लोग सीखोगे वैसे केमिस्ट्री में कि कॉपर को आप एयर में हीट कर रहे हो, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो वो बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कुछ नया बनता है, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? इसीलिए आप लोग कहते हो कि हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो भले ही तुम्हें कॉपर की रिएक्शन ना आती हो, कोई पूछ भी नहीं रहा है कि रिएक्शन आनी चाहिए, बट बाकी के 3 ऑप्शन नहीं है, ये भी तो सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है किस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक कहोगे और किस रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक कहोगे, आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैंने प्रवचन दिए कि जितनी भी डिकम्पोजिशंस होती हैं वो क्या होती हैं? एंडो, सिवाय वो प्लांट और एनिमल वेस्ट के, तो आप इसको एंडो कहोगे। मैंने क्या कहा? एसिड को डाइल्यूट करना क्या कहलाता है? एक्सो, तो ये एक्सो हुआ। तुम्हें क्या बताए थे हम कि अगर आप किसी बेस को डाइल्यूट करते हो, अब तुम आगे सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। अगर तुम्हें केमिस्ट्री 9th स्टैंडर्ड की चैप्टर नंबर 3 नहीं आती तो उसको रिकॉल करो। उसमें जो एक एक कंसेप्ट था ना कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, पावर्स क्या होती है, कब +1 कब +2 कब +3, वो सब रिकॉल करो। अभी सबकी नीड पड़ेगी इस चैप्टर में तुमको, इवन पूरी केमिस्ट्री में 10th की नीड पड़ेगी, तो उसको रिकॉल करो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और ये NaOH होता है एक बेस। और अभी अभी तुम्हें बताए हैं कि बेस में अगर आप पानी डाल रहे हो तो
तो पानी वो भी क्या कहलाता है, एक्सो, तो ये भी एक्सो हुआ। फिर तुम्हें क्या बताया था कल, सॉरी अभी, कि अगर आपको मैं पोटेशियम नाइट्रेट दे दूं, अगर मैं आपको सोडियम नाइट्रेट दे दूं, और अगर आप इनमें पानी डालो और इनमें पानी डालकर आप उस टेस्ट ट्यूब को अगर टच करो तो वो टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाती है, एकदम ठंडी, बताए थे। तो सिमिलरली अगर कोई तुमको अभी ये पूछेगा कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और उस अमोनियम क्लोराइड को हम डाले हैं किसमें, आप लोगों का पानी में, तो रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। तो देखो पहले तो इन रिएक्शंस को बिना किए बताया नहीं जा सकता। ऐसे तो कितने सारे फॉर्मूले होते हैं, आप कितना सारा याद रखोगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, जैसे अमोनियम क्लोराइड। तो आपको याद होना चाहिए कौन एंडो है कौन एक्सो है। तो जैसे पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को डालने पर टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, नमक को भी मैंने कहा था कि एंडोथर्मिक है, तो अमोनियम क्लोराइड भी आप लोगों का क्या है, एंडोथर्मिक है। इवन मैं तुम लोगों को एक जनरल रूल बताती हूँ, जैसे मैंने कहा एसिड को डालना, बेस को डालना पानी में तो एक्सो होगी। तो एक जनरल रूल याद रखना कि जब हम सॉल्ट्स को डालते हैं पानी में तो सॉल्ट्स प्लस वाटर बेसिकली क्या होते हैं, एंडो होते हैं जनरली। कुछ एक्सेप्शंस मे बी पॉसिबल। अब मैडम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्ट्स कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्ट है कि ये एसिड है कि ये बेस है, तो वेट करो, चैप्टर नंबर 2 तक पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें अगेन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, मतलब मोर देन सही भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन तो पट पट बनना चाहिए। अभी अभी मैंने तुमको ऊपर बताया सब्लिमेशन और इवेपोरेशन, ये दोनों ही बोलो क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। ये बताए कि नहीं बताए, पूरा एक्सप्लेन करके बताए हैं। देखो ये सब्लिमेशन को भी एक्सप्लेन किए और आपके इवेपोरेशन को भी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी एंडोथर्मिक है, ऑप्शन नंबर 4 भी एंडोथर्मिक है। तो नीचे चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 और 4 दोनों साथ में आ रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। और ये भी बताए कि एसिड को डाइल्यूट करना इज एक्सोथर्मिक, है ना, बताए। अच्छा बात आती है कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है, देखो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि आपके पास गैस है और गैस को आप कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में। तो फिलहाल मैं तुम्हें एक जनरल रूल बताती हूँ, उस जनरल रूल को तुम याद रखना। सॉलिड से गए लिक्विड, लिक्विड से गए गैस। अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो या लिक्विड से गैस जाते हो या फिर सॉलिड से गैस जाते हो, कैसे भी जाओ, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये रिएक्शंस आपकी कैसी होती हैं, एंडो, ये होती है एंडो। अगर आप उल्टा आ रहे हो यानी कि गैस से लिक्विड आ रहे हो या लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो या गैस से सॉलिड जा रहे हो, तो ये होती हैं आप लोगों की बोलो क्या, एक्सो। अभी आप क्या बोल रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड मतलब ये वाला डायरेक्शन, यानी कि ये रिएक्शन कैसी हुई आपकी, एक्सो, ठीक है। तो समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इवन चाहे तुम्हें आगे कभी पूछे कि मेल्टिंग कैसी होती है तो तुम बता देना, कोई तुमसे पूछे कंडेंसेशन कैसा होता है तो बता देना, कोई तुमसे पूछे फ्यूजन कैसा होता है तो बता देना। हाँ बस एक ही चीज में अंडा खा सकते हो। अगर तुमको यही नहीं पता है कि मेल्टिंग कहते किसको है तो इसके लिए थोड़ा 9th क्लास की किताब को रिवाइज कर लेना कि इवेपोरेशन मतलब क्या, सब्लिमेशन मतलब क्या, ताकि इस तरीके के सवाल टैकल कर सको। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन फिजिकल है और कौन केमिकल है। तो पहला आपको बोला गया है पेट्रोल का इवेपोरेशन, ठीक है। अच्छा अभी मैंने बताया था पेट्रोल अगर आप रखते हो तो पेट्रोल क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड से गैस फॉर्म में चला जाता है। सो दैट इज अ फिजिकल चेंज नॉट केमिकल। अब कल मैंने बताया था जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, जिस दिन मैंने फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया था, उस दिन बताए थे कि जब आपका एलपीजी जलता है तो जलने के बाद वो क्या बनाता है, हीट एनर्जी प्लस CO2। तो जलना एलपीजी का कैसी रिएक्शन है, केमिकल। अगर आप किसी रॉड को गर्म कर रहे हो तो गर्म करने से कुछ नया थोड़ी ना बनता है, तो वो भी कैसी है, फिजिकल। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में, तो वो कैसी रिएक्शन हुई, आपकी केमिकल रिएक्शन हुई, है ना। अभी बताएं सब्लिमेशन, फर्स्ट डे की क्लास में सब्लिमेशन कैसी रिएक्शन होती है, फिजिकल। तो ये इस तरीके की बातचीत थी। तो अभी हमने पूरी बातचीत कर ली है किसको लेकर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। नोट्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाओगे, इवन ये जितना लिखा है सब तुम्हारी नोट्स कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ओके फिलहाल इस चीज को भी ओवर करते हैं। तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में कौन से सवाल लिखने आज की पढ़ी हुई क्लास से, ये मैं तुमको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है।